नमस्कार। नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के चौथे अंक में मैं डॉक्टर गिरिजेश मेहरा और मैं डॉक्टर कपिला शेखावत पूसा संस्थान की ओर से सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के अंक में हम आपको इन विषयों पर जानकारी देंगे। पूसा संस्थान में गत सप्ताह के कार्यक्रम, बासमती धान में सिंचाई, खरपतवार रोग एवं कीट प्रबंधन, धान में जर्मप्लास्ट परीक्षण, धान में लीफ कलर चार्ट आधारित नाइट्रोजन प्रबंधन, कृषि यंत्रों एवं पूसा डिकम्पोजर से धान की पराली प्रबंधन, सब्जियों की संरक्षित खेती और मौसम समाचार। सबसे पहले आपको जानकारी देंगे पूसा संस्थान में हुए कार्यक्रमों की। 5 सितंबर को हर वर्ष की भांति पूसा संस्थान में शिक्षक दिवस व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर टी महापात्र, सचिव डेयर एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि शिक्षा में भविष्य का दृष्टिकोण विषय पर शिक्षक दिवस व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान में उन्होंने कृषि शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों एवं नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तृत चर्चा की। हमारे पूसा संस्थान के YouTube चैनल में यह पूरा व्याख्यान उपलब्ध है। पोषण माह के उपलक्ष्य में संस्थान में जैव रसायन संभाग द्वारा अपने को स्वस्थ एवं निरोगी रखने एवं व्यायाम और वॉक की जागरूकता बढ़ाने हेतु एक फिटनेस कार्यक्रम वॉकाथन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के निदेशक महोदय के साथ साथ संस्थान के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। संस्थान के कैंपस के अंदर एक साथ 3.3 किलोमीटर पैदल चलकर इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण एवं व्यायाम को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई। कृषि भौतिकी संभाग द्वारा संस्थान में 9 सितंबर को कृषि में ड्रोन रिमोट सेंसिंग पर एक दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार कराया गया, जिसमें न्यूजीलैंड, अमेरिका, इसरो एवं पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृषि में ड्रोन रिमोट सेंसिंग की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की। 9 सितंबर को संस्थान में सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग द्वारा जैव उर्वरक एवं पूसा डिकम्पोजर पर एक दिवसीय वेबिनार कराया गया, जिसमें संस्थान एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और किसानों ने जैव उर्वरक एवं पूसा डिकम्पोजर के उपयोग एवं लाभ के बारे में विस्तृत चर्चा की। 10 सितंबर को संस्थान द्वारा 7वां डॉक्टर बीपी गिलदयाल मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर टी महापात्र, सचिव डेयर एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर इन न्यू नॉर्मल्स विषय पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्म भूषण डॉक्टर RS परोदा, भूतपूर्व सचिव डेयर एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने की। किसान भाइयों, इस समय धान की फसल में समसामयिक कृषि कार्य, कीट एवं रोग प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। आइए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर YS शिवे जी को, जो धान में फसल प्रबंधन की जानकारी देंगे। इस समय जो है हमारी जो प्रजनक की अवस्था होती है धान की, अर्थात या तो बालियां अंदर बनती हुई होती हैं या बालियां बाहर निकल आती हैं, तो और दाना भी भरता हुआ होता है। तो इस अवस्था में पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो पानी जो आवश्यकता अनुसार आपको देते रहने की ज़रूरत है, और 2 से 3 सेंटीमीटर यदि पानी खड़ा रखेंगे तो अच्छा रहेगा धान के लिए। बहुत सी जगह बारिश भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जल निकास की व्यवस्था भी ज़रूरी है, क्योंकि जब बालियों में दाना भरता है तो बालियां गिरने के चांस हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो है धान के अंदर जो है बहुत से खरपतवार इस समय आ जाते हैं, विशेषकर सामा, यानी कि ये सामा जो है इसे धान से मिलता जुलता जो खरपतवार होता है, तो इनको जो है आप या तो दांती से काट के बाहर निकाल दें या पानी भरकर जो है हाथ से भी इनको बाहर निकाल सकते हैं। इसका इस समय जो है धान का जो तना छेदक कीड़ा है वो बहुत ज़्यादा आता है। उसकी पहचान सबसे ये है कि वो जो है नीचे से जो है तने को काट देता है और ऊपर खाद्य पदार्थ जाना बंद हो जाता है, तो हमारी जो बालियां निकलती हैं वो सफ़ेद निकलती हैं। यदि इस तरीके के आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप जो है इसको नियंत्रण करने के लिए कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G की जो है 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरकाव करें। इसके बाद जो है हमारा लीफ फोल्डर, जिसको हम पत्ती लपेटक कीट कहते हैं, वो भी धान के अंदर आने की संभावना होती है। ये जो है इसकी सूंडी जो होती है पत्तियों को जो है बेलनाकार बना लेती है, मोड़ लेती है, और मोड़ने के बाद में अंदर अंदर जो हरा खाद्य पदार्थ होता है उसको खा जाती है। यदि इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके नियंत्रण के लिए भी कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G की जो 25 किलोग्राम मात्रा है उसका इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों,
धान में खरपतवार एवं कीट प्रबंधन के साथ साथ रोग प्रबंधन करना भी बहुत आवश्यक है। आइए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी से, जो हमें धान में रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, रोपाई के बाद आपके धान की फसल इस समय 60 से लेकर के 90 दिन की हो गई होगी और ये समय है जब बहुत सारी बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप धान की फसल में होता है। हमारे साथी डॉक्टर शिवे ने अभी आपको कीट नियंत्रण के बारे में बताया। एक और कीड़ा है जो कि धान में बहुत नुकसान करता है, जिसको हम तेला, चेपा, भूरे रंग का फुदका या ब्राउन प्लांट हापर कहते हैं। ये बहुत छोटा कीड़ा होता है जो तनों के निचले हिस्से में बैठता है और तनों का रस चूस लेता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। बालियां अगर निकल गई हैं तो उसके अंदर अगर दाना भरा हुआ है तो दाना भी सूख जाता है। इस कीड़े का नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए इसकी पहचान जरूरी है, क्योंकि जब आपके खेत के आसपास ट्यूबवेल के ऊपर कोई लाइट जल रही है, उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े अगर रात में दिखना शुरू होते हैं, इसका मतलब बीपीएच का प्रकोप होने वाला है। नियंत्रण के लिए आप कुछ दवाएं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, इसमें पेक्सालोन, जिसको कि ट्राइफ्लू मीजोपायरिन, इसकी 94 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। इसके अलावे चेस नामक दवा, जिसको हम पाइमेट्रोजिन के नाम से जानते हैं, इसका टेक्निकल 120 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ दर की से छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त ओसिन और टोकेन नाम की 2 दवाएं, जिनका ये तो व्यावसायिक नाम है, डाइनोटेफ्यूरान के नाम से आती हैं और इसकी 100 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर जब फसल आपकी 60 से 90 दिन की हो उसमें छिड़काव करें। इस बात का ध्यान रखें कि जब एक दवा का आप छिड़काव कर लेते हैं और दोबारा आवश्यकता होती है दवा की छिड़काव करने के लिए, कीड़े का प्रकोप दोबारा होता है, तो दवा को हम बदल करके छिड़काव करें, जिससे काफ़ी ये प्रभावशाली होगी। इसके अलावा हम बीमारियों की अगर बात करें तो इस समय शीथ ब्लाइट, ब्लास्ट या नेक ब्लास्ट, जिसको हम झोंका रोग या गर्दन तोड़ बीमारी को बोलते हैं या गुतान झुलसा शीथ ब्लाइट को बोलते हैं, तो ये बीमारियों का प्रकोप भी इस समय होता है। इनके नियंत्रण के लिए आपको कई दवाएं हैं जो मैं बताऊंगा। एक दवा है एमीस्टार, जिसमें कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल होता है। इसकी 200 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा एवांसर ग्लो एक दवाई आती है, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन और मेंकोजेब, ये 2 तकनीकी तत्व पाए जाते हैं। इसकी 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें, तो इससे लीफ ब्लास्ट का बड़ा ही प्रभावशाली नियंत्रण हो जाता है। इसके अतिरिक्त नेटिवो एक दवा आती है, जिसको हम टेबिकोनाजोल, और इसके अंदर ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन पाया जाता है। 150 ग्राम दवा 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें, तो इससे प्रभावशाली नियंत्रण होता है। इसके अलावा एक दवा है गलीलियो, जिसमें पिकॉक्सीस्ट्रोबिन होता है। इसकी 240 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ के दर से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और शीथ ब्लाइट के लिए विशेष रूप से शीथ मार एक दवा आती है, जिसके अंदर हेक्साकोनाजोल पाया जाता है। इसकी 400 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे, तो इस शीथ ब्लाइट, ब्लास्ट और गर्दन तोड़ बीमारी का बड़ा प्रभावशाली नियंत्रण होगा। आपसे अनुरोध है कि दवा छिड़काव सही समय पर करें, सही तरीके से करें, सही दवा का छिड़काव करें, और इस बात का ध्यान रखेंगे तो चावल के अंदर इन दवाओं का अवशेष बिल्कुल नहीं आएगा। किसान भाइयों, पूसा संस्थान में हमारे देश में उगाए जाने वाली धान की परंपरागत किस्मों पर एक शोध चल रहा है, जिसमें इन सभी परंपरागत किस्मों की गुणवत्ता का आकलन कर भविष्य में उन्नत किस्में बनाने हेतु प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आइए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी को। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले दिनों में हमें ऐसी किस्मों का विकास करना होगा जो जलवायु के कुप्रभावों को सहन कर सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों के द्वारा सदियों से संरक्षित धान की 10,000 प्रजातियों का मूल्यांकन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इस प्रक्षेत्र में, जिसमें कि विशेष रूप से हम ध्यान देंगे इन किस्मों की सूखा रोधी, बाढ़ रोधी, कम पानी में होने वाली क्षमता का, साथ ही साथ इसमें कीट रोधी, रोग रोधी क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त इनके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसका भी मूल्यांकन करेंगे। और यह मूल्यांकन करने के बाद उन किस्मों को हम चयनित करेंगे जिनके अंदर ये सभी गुण पाए जाते हैं, ताकि उनका प्रयोग करके
आगे आने वाले दिनों के लिए हम उत्तम किस्मों का विकास कर सकें। किसान भाइयों, फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु नाइट्रोजन का संतुलित मात्रा में पौधे की मांग के आधार पर उपयोग बहुत आवश्यक है और इसके लिए लीफ कलर चार्ट एक उत्तम विकल्प है। आइए इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के संयुक्त निदेशक प्रसार डॉक्टर वीके सिंह जी को। हमें ऐसी तकनीकी ईजाद करनी है जो फसल की आवश्यकता अनुसार उचित दर पर नाइट्रोजन उपलब्ध कराए। इसके लिए लीफ कलर चार्ट का अगर किसान प्रयोग करते हैं तो ऐसे में उनको नाइट्रोजन की लगभग 40 से 50% की बचत होती है। इसके लिए किसान खेत में 15 दिन के बाद अपने 10 पत्तियों का लीफ का रंग इस पट्टिका के साथ, इसको हम लीफ कलर चार्ट करते हैं, इसके साथ इस तरह मिलाएं। और यदि बासमती वाली प्रजातियों में यह 3.5 या उससे कम है तो ऐसी दशा में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर डालने की आवश्यकता है। आमतौर पर देखा गया है कि रोपी गई धान की फसल में 15 दिन के बाद और 40 से 45 दिन और 60 से 65 दिन पे अगर लीफ कलर चार्ट की रीडिंग लेते हैं तो उस समय नाइट्रोजन का डालना वांछनीय होता है। इस सीधी बोई गई धान की फसल में 20 से 25 दिन बाद, 40 से 45 दिन बाद और 60 से 70 दिन के बीच में यदि हम लीफ कलर चार्ट से नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन की 40 से 50% की बचत होती है। मोटे अनाज वाली प्रजातियों में यदि लीफ कलर चार्ट का औसत रंग 4 या उससे कम है तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता है। हम लोगों ने ये पाया है कि इस प्रयोग से लगभग 40 से 60 किलो नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर बचत होती है। किसान भाइयों, धान की पराली को जलाने से होने वाले प्रदूषण से हम सभी अवगत हैं। पूसा संस्थान द्वारा विकसित कृषि यंत्रों से धान की पराली का कंपोस्ट भी बनाया जा सकता है, जिसका उपयोग किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में कर सकते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा जी। हम चर्चा करेंगे कि पराली से कैसे हम कंपोस्ट बना सकते हैं, वो भी त्वरित गति से, ज्यादा मात्रा में, गुणवत्तापूर्ण। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मशीनों का निर्माण किया है। उसमें 3 मशीनें हैं। एक को हम कहते हैं कंपोस्ट टर्नर कम मिक्सर, दूसरी है हमारी कंपोस्ट को छानने की मशीन, कंपोस्ट सीलिंग मशीन कहते हैं, और तीसरी है एक कंपोस्ट लोडर। कंपोस्ट टर्नर का मिक्सर मशीन ये है कि जो हम कंपोस्ट तैयार करने का जो हमारा ये तरीका है, ये ढेर बना करके कंपोस्ट एक ढेर बनाते हैं जिसके अवयव हैं हमारा पराली हो गई या भूसा, फिर उसमें हम प्रयोग में लाते हैं गोबर, फिर प्रयोग में लाते हैं हमारा कंपोस्ट और कुछ मिट्टी। तो इनका रेशियो है 8:1:0.5:0.5। अब टर्निंग मिक्सिंग का जो काम है ये 15 दिन की अवधि पर हम 3 बार इसको करते हैं। फिर क्या आप जानते हैं कि कंपोस्ट जब तैयार होती है, कंपोस्ट में आने वाला जो अवयव हैं वो कई बार ऐसे होते हैं कि जो कंपोस्ट के लिए फॉरेन मटेरियल का काम करते हैं। तो कंपोस्ट को छानने का एक प्लांट हमने बनाया है, उसको कंपोस्ट सीविंग मशीन कहते हैं, ताकि भारी जो पार्ट है वो अलग हो जाए और हल्का जो कंपोस्ट है वो दूसरे रास्ते से चल करके फाइनली बाहर निकलती है। उसको हम किसानों को प्रोवाइड कर सकते हैं और हम पैक बना करके बेच भी सकते हैं। हमारा जो प्लांट यहाँ लगा हुआ है हमारे संस्थान में, वो 5000 टन से ज़्यादा कंपोस्ट हर साल जो है पैदा करता है। तो कंपोस्ट लोडर है, जिससे हम अगर ढेर को तैयार करना है या ढेर मिक्स हो जाने के बाद उसको रीसेप करना, या जब कंपोस्ट तैयार हो जाती है तो उसको उठा करके हमें ट्रक में या ट्रैक्टर में लादना है, तो उसके लिए भी हम इसको उपयोग करते हैं। तो ये पूरा संयंत्र जो है वो हमारे संस्थान में भी लगा हुआ है। हम समझते हैं कि अगर युवा साथी हमारे इसमें आते हैं और ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान की टेक्नोलॉजी है त्वरित गति से कंपोस्ट बनाने की, इसको अगर अपनाते हैं तो उनको बिजनेस मिलेगा, उनको व्यवसाय मिलेगा, भारतीय किसानों को कंपोस्ट मिलेगा, जो मृदा है
उसका स्वास्थ्य बढ़ेगा, पराली प्रबंधन होगा और जो एनवायरनमेंट है वो शुद्ध रहेगा। किसान भाइयों, धान की पराली को कंपोस्ट बनाने के लिए पूसा संस्थान द्वारा विकसित पूसा डिकम्पोजर का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसमें कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया तेज होती है तथा उच्च गुणवत्ता युक्त कंपोस्ट तैयार होता है। अधिक जानकारी के लिए आइए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर लिवलिन शुक्ला जी को। ये जीवाणुओं का एक संग्रह है जो कि फसल अवशेष को तीव्र विघटन करता है। ये खाद बनाने के काम भी आता है। पूसा डिकम्पोजर 4 कैप्सूल का एक सेट है और इसका मूल्य 20 रुपया है। 4 कैप्सूल से आप 25 लीटर तरल पदार्थ बना सकते हैं और उसको बनाने के बाद चाहे आप खाद के लिए या फसल अवशेष को खेत में सड़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। 5 लीटर तरल पदार्थ जो है प्रति टन कृषि अवशिष्ट सब्जियां या पत्तियां इत्यादि के ऊपर डाला जाना चाहिए और इसकी 2 से 3 बार पलटाई कर देंगे तो अति उत्तम गुणवत्ता वाली खाद तैयार होगी। 10 से 15 दिन में कृषि अवशेष इतना गल जाते हैं कि आप उसके अंदर दूसरे फसल की बुआई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो तरल पदार्थ है वो हम बोतल में देते हैं। 100 ml की बोतल से आप 50 किलो सब्जियों के व्यर्थ का खाद बना सकते हैं। कैप्सूल के पाउच की कीमत है 20 रुपया प्रति पाउच, जबकि बोतल की कीमत है 50 रुपया प्रति लीटर। छोटी बोतल जो 100 ml की है उसका 20 रुपया प्रति बोतल है। और आप इसको भारतीय कृषि अनुसंधान के सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग से प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, सब्जियों की संरक्षित खेती बहुत लाभप्रद होती है। खासतौर पर पॉली हाउस में किसान भाई खीरा, टमाटर, चेरी टमाटर एवं शिमला मिर्च की बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अवनी कुमार सिंह जी को। टमाटर है और चेरी टमाटर तो 50 बाई 50 सेंटीमीटर लगाते हैं और खीरा और शिमला मिर्च को 50 बाई 30 सेंटीमीटर पे लगाती हैं। तो इस तरह से हम रोपण इस महीने में अवश्य कर लें कि शीघ्र जो है जड़ों में अगर लगने वाला रोग है जैसे डंपिंग आप है या रूट राट है, इस तरह लग रहा जड़ सड़न हो रही हो तो तुरंत जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बावस्टीन नामक दवा घोल कर डालें। और पत्तियों पर लग रहा, शाखाओं पर लग रहा, फलों पर अगर कोई लग रहा रोग, फफूंद रोग, तो उसके लिए पीली दवा के नाम से मशहूर है डाइथेन M45 और रेडोमिल। इनका जो है अगर उम्र के अनुसार से अगर पौधा जो है 1 महीने के अंदर का है तो आधा ग्राम से 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप हफ्ता में 1 हफ्ते के अंतर पे 1 या 2 बार स्प्रे कर दें तो ये कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी समस्या आ रही है विषाणु रोग की, इसमें इस समय आती है और सफ़ेद मक्खियाँ किसी न किसी कारणवश अगर ग्रीन हाउस के अंदर या पॉली हाउस के अंदर चली जाती हैं तो विषाणु रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए कॉन्फिडोर है 1 ml पर लीटर और 2 ml पर लीटर के हिसाब से एक पेगासस नामक दवा आती है, उसको हम स्प्रे कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन रोगों से बचने के लिए पंखा वाला अगर पॉली हाउस है तो पंखा को जरूर चलाएं हम 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। कि जो किसान भाई आने वाले समय में पॉली हाउस लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या करें कि सब्सिडी प्लान के तहत ही लगाएं। जैसे कि सरकारी अनुदान जो 50% मिलता है केंद्र सरकार का, उसके माध्यम से ज़रूर लें, ये मेरा सुझाव है। और इसके लिए जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें। दूसरा सुझाव यह है कि जब भी पॉली हाउस खेती प्रारंभ करें उसके पहले हम मिट्टी और पानी की जांच करा लें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगर खीरा है तो खीरा से हम करीब जो है 120 से जो है 125 कुंटल प्रति 1000 वर्ग मीटर से हम उपज प्राप्त कर सकते हैं फलों की। इसी क्रम में अगर बात करें बड़े टमाटर की तो 200 से 220 कुंटल प्रति 1000 प्रति फसल से उत्पन्न कर सकते हैं। इसी तरह चेरी टमाटर की भी बात करें तो हम 80 से 100 कुंटल प्रति 1000 वर्ग मीटर प्रति फसल से ले सकते हैं। इसी क्रम में बात करें रंगीन शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च दोनों को मिला के टोटल बात करें तो हम करीब 85 से 120 कुंटल शिमला मिर्च प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को हम यह भी बताना चाहेंगे कि पूसा संस्थान के कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र में सब्जी किट उपलब्ध है, जिसमें चौलाई, टमाटर, पालक, मूली, सरसों साग एवं मेथी के बीज उपलब्ध हैं और इन फसलों के उपयोग होने वाले जैविक खाद जैसे कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी पूसा संस्थान में उपलब्ध है। किसान पूसा संस्थान में आकर कृषि
प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र या एटिक से ये बीज प्राप्त कर सकते हैं और अधिक जानकारी हेतु दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। अब हम आपको मौसम से जुड़ी जानकारी देंगे। आगामी 3-4 दिनों में ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है। साथ ही मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उप हिमालयन, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय और उत्तर आंतरिक कर्नाटक, केरल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर बिजली भी गिरने की भी संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं श्रोताओं, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक आपको पसंद आया होगा। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे संस्थान की चैनल से जुड़ें, उसे सब्सक्राइब करें, पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार। you